जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हमारा लेक्चर 14 है। जी, प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जो नॉमिनी डायरेक्टर गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट अपॉइंट करती है, जो कि बेसिकली मेंबर्स हैं, मेंबरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में काउंट होते हैं। जो क्रेडिटर्स की तरफ से नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं वो मिनिमम में काउंट नहीं होते हैं। और कोई क्वेश्चन? जी मेरे में कंसेप्ट में लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि मेंबर है, वो जो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे वो जब तक उनकी मर्जी होगी वो डायरेक्टर रह सकते हैं। लेकिन जो बैंकर्स अपॉइंट करते हैं यानी क्रेडिटर्स नॉमिनेटेड डायरेक्टर, उनके बारे में नहीं लिखा हुआ। तो याद रखिए, जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर है ना, इनको कोई भी नॉमिनेट कर रहा हो तो उसकी मर्जी है। वो चाहे तो एक पर्सन को ही कहें कि आप नॉमिनेटेड रहेंगे, चाहे हर 6 महीने हर साल बाद चेंज करते रहे। एक तो जो ऑर्गेनाइजेशन नॉमिनेट कर रही हो तो उसके पास ये पावर होती है। दूसरा, ये बात बैंकर्स वाले यानी नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर्स वाले केस में नहीं लिखी, इसलिए कि अगर तो देखें, मेंबर शेयर जो होते हैं ना, शेयर वो रिडीमेबल नहीं होते यानी रिटर्नेबल नहीं होते। इसका मतलब है जो मेंबर है वो जब तक उसके पास शेयर है वो मेंबर रहेगा, लेकिन क्रेडिटर जब तक उसका लोन आउटस्टैंडिंग है तब तक क्रेडिटर है, उसके बाहर नहीं रहेगा। तो क्रेडिटर में ये लाइन इसलिए नहीं लिखी हुई कि जैसे ही लोन रीपे होगा क्रेडिटर भी फारग और जो उसका नॉमिनेटेड डायरेक्टर है वो भी फारग। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? जी, क्या प्राइवेट कंपनी के लिए कैजुअल वैकेंसी फिल करना जरूरी है? इसका जवाब है नहीं, अगर मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। ठीक है, अगर मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही फिर फिल करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पे लॉ ने कुछ नहीं कहा हुआ, लेकिन क्या आर्टिकल्स में हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कंपनी के मैक्सिमम डायरेक्टर्स जितने होंगे? तो भाई यस, लगा सकते हैं। हाँ, आर्टिकल्स आर डायरेक्टर्स में डिसाइड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर तो आर्टिकल्स ने मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लगा दिए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वही होंगे। डायरेक्टर अब उससे नीचे नीचे, जैसे आर्टिकल्स ने कहा जी मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो गया 60, अब डायरेक्टर्स 60 भी डिटरमिन कर सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म के लिए 60 डायरेक्टर्स होंगे, 50 भी कर सकते हैं, 40 भी, 30 भी, 20 भी कर सकते हैं, लेकिन 70 नहीं कर सकते। अगर आर्टिकल्स ने कोई लिमिटेशन मैक्सिमम की नहीं लगाई तो फिर डायरेक्टर के पास पावर आ गई है कि डायरेक्टर चाहे तो जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करना चाहे कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यानी इसका ये मतलब जब कहा जाता ना कि ये काम आर्टिकल्स या डायरेक्टर्स करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि पहले हम आर्टिकल्स में देखेंगे। अगर आर्टिकल्स में उस चीज के बारे में कोई लिमिटेशन या कंडीशन बताई गई है तो आर्टिकल वाली कंडीशन अप्लाई होगी। डायरेक्टर्स उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, डायरेक्टर आर्टिकल्स को ओवरराइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आर्टिकल साइलेंट है तो फिर वहां पे डायरेक्टर के पास पावर आ गई, वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? और कोई क्वेश्चन? जी, 12 में से 12 का अभी डिस्कशन ना कीजिए वरना वो कंसेप्ट जो वो मिक्स हो जाएंगे। 13 के हवाले से ही डिस्कशन कीजिए। 11 और 12 के बारे में मैं आपको एक दिन बता दूंगा जिस दिन आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि सारी क्लास रिवीजन डे हम कोई रख लेंगे। उसमें सारी क्लास जो है वो चैप्टर 11 और 12 को पढ़ाएगी, तो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे फिर आप उस वक्त हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि अभी जो कंसेप्ट आप पूछेंगे वो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने शायद आज घर से पढ़ के ना आए हो, नहीं होगा। जी बिल्कुल, टेस्ट डिस्कशन वाले दिन में हम कोशिश करेंगे कुछ दिन कर लें। अच्छा आइडिया। भाई अभी इसने यही तो क्वेश्चन पूछा है
उन्होंने भाई ने क्या क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई याद क्या कर रहे थे आप? बाद में बता। और कोई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन भाई ने पूछा था इसलिए मैंने स्किप किया है, तो बाद में आप इंडिविजुअली टी रूम में आके पूछ लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? आज के लेक्चर की तरफ चलें। चलिए भाई, कल भी मैंने इस यहाँ पेज रखा था, वो बाद में मुझे मिला नहीं था, वो आपने शायद कोई दूसरा अपना सेट दे दिया था। इस तरह हुआ था ना कल। एक तो मुझे, हाँ मेरे वाला सेट कल वाला था, उसके ऊपर मैंने नोटिंग की होती है, और भाई ये आज मुझे यही वापस करना। हाँ जी जी, आज हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं, लेकिन पहले बताइए अभी तक हमने मैनेजमेंट का टॉपिक चैप्टर 30 ना हमारा, इसमें स्टडी क्या कुछ किया है? हमने कहा डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, टेन्योर क्या होगा। ये आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, के डायरेक्टर्स का इलेक्शन कैसे होगा, इसका प्रोसीजर क्या है। याद रखें, फर्स्ट डायरेक्टर का प्रोसीजर नहीं है। फर्स्ट डायरेक्टर का प्रोसीजर तो आपको पता है क्या है। जब इन कारपोरेशन के डॉक्यूमेंट्स जमा करवा रहे होते हैं, उसके साथ लिस्ट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर जमा करवा देते हैं। जैसे ही आर्टिकल्स और मेमोरेंडम रजिस्टर हुए, वो डायरेक्टर अपॉइंट। ये प्रोसीजर फर्स्ट डायरेक्टर का नहीं, ये प्रोसीजर कैजुअल वैकेंसी का भी नहीं, हाँ सब्सिक्वेंट का है। कैजुअल वैकेंसी में तो डायरेक्टर से फुल। ये प्रोसीजर नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स का भी नहीं है। ये प्रोसीजर कौन सा है? सब्सिक्वेंट डायरेक्टर का। ठीक है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 4 तरह से डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, सर सिर्फ एक बता रहे हैं, 3 बता नहीं रहे। प्रैक्टिकली मोर देन 90% जो केसेस होते हैं ना डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के, वो यही होते हैं थ्रू इलेक्शन, इलेक्शन के जरिए। ठीक है, एक होता है इलेक्शन, एक होता है सिलेक्शन। फर्क तो दोनों में पता ही होगा आपको। जो फर्स्ट डायरेक्टर है वो सिलेक्शन है, कैजुअल वैकेंसी भी सिलेक्शन है, नॉमिनेटेड डायरेक्टर भी सिलेक्शन है, लेकिन ये इलेक्शन है। ठीक है, डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे इलेक्शन के जरिए से। प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहला स्टेप, ये ब्लैक में आपको मेन हेडिंग बताई गई है। फिक्स किए जाएंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, के नेक्स्ट टर्म के लिए कितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाना है। ये नंबर फिक्स कौन करेगा? एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स। कब फिक्स करेंगे? 35 डेज बिफोर एजीएम। अच्छा, ये कंसेप्ट पढ़ते हुए ना 7 का पहाड़ा आपका रिवाइज होगा। 7 का पहाड़ा याद है ना? 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 पंजा 35। ठीक है, हाँ 7 चौका 28 नहीं है असल में इस प्रोविजन में, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। वैसे लॉ में आता है कुछ जगहों पे। 35 डेज बिफोर एजीएम डिसाइड किए जाएंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग से पहले। इसका मतलब ये हुआ, इससे मुझे एक बात समझ आई कि डायरेक्टर्स का जो इलेक्शन होगा वो एनुअल जनरल मीटिंग में भी हो सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में भी हो सकता है, लेकिन बोर्ड मीटिंग में नहीं हो सकता। इलेक्शन बोर्ड मीटिंग उन्होंने करना है, उनके पास पावर ही नहीं है। डायरेक्टर के पास, मेंबर्स के पास पावर है, वो एजीएम में भी कर सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में भी। नॉर्मली डायरेक्टर का जो इलेक्शन होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। नॉर्मली जो डायरेक्टर का इलेक्शन होता है वो किसमें होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में। और 35 दिन पहले डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया। अच्छा, आप ये देखें, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये देखें, डायरेक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं कि नेक्स्ट टर्म के लिए कितने डायरेक्टर्स होना जरूरी है, मेंबर नहीं करें। इसलिए कि डायरेक्टर्स बिजनेस को बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो किस हद तक फैला हुआ है, इसको मैनेज करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करने की पावर दी गई एग्जिस्टिंग। हाँ, अगर मेंबर समझते हैं कि नहीं भाई इन्होंने तो डायरेक्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा कर दी है, ये अपने लगता है अपने फैमिली मेंबर्स वगैरह को भी एडजस्ट करना चाहते हैं और चेंज करना चाहे, तो मेंबर जनरल मीटिंग में इस तादाद को चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर होगी ये बात? तो पहला स्टेप हमारा डायरेक्टर के इलेक्शन का हमने पढ़ लिया। क्या कि डायरेक्टर्स की तादाद कैसे डिसाइड होती है। भाई डायरेक्टर की तादाद डिसाइड करते हैं एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स, मीटिंग से, जनरल मीटिंग से 35 दिन पहले 35 डेज बिफोर जनरल मीटिंग। और इस नंबर को जो भी उन्होंने डिसाइड किया, फर्ज कीजिए उन्होंने डिसाइड किया 30,
इस नंबर को चेंज भी कर सकते हैं मेंबर्स। कैसे? जनरल मीटिंग, ठीक है। जिस मीटिंग में इलेक्शन होगा आगे पहले कहेंगे नहीं नहीं भाई तादाद को चेंज करो, फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। डिसाइड हो गया 30 अब क्या करना है? नोटिस भेजना है मीटिंग का। किसको? मेंबर्स को। अच्छा ये जहन में रखिएगा, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जितनी भी जनरल मीटिंग्स हैं लॉ में, उन सबका नोटिस मेंबर्स को भेजना चाहिए। कम से कम 21 दिन पहले, मीटिंग से कम 21 दिन पहले नोटिस भेजा जाएगा। किसको? मेंबर्स को। कौन भेजेगी? कंपनी। कंपनी का मतलब डायरेक्टर्स भेजेंगे। तो 21 दिन पहले जनरल मीटिंग से, जिस मीटिंग में इलेक्शन होने हैं, उससे 21 दिन पहले नोटिस भेजा जाएगा सारे मेंबर्स को। उस नोटिस में दूसरी चीजें देखिए, जनरल मीटिंग में सिर्फ ये आपका ख्याल है सिर्फ इलेक्शन ही होंगे? भाई एनुअल जनरल मीटिंग है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, उसमें इलेक्शन भी होंगे और भी मैटर डिस्कस होंगे। तो जब कभी नोटिस भेजा जाता है ना, उसके साथ एजेंडा जरूर लिखा जाता है। एजेंडा का मतलब कौन कौन सी आइटम्स, कौन कौन से मसले मसाइल, कौन कौन से बिजनेस, कौन कौन से मैटर डिस्कस होंगे उस मीटिंग में, उसे कहते हैं एजेंडा। नॉर्मल जो बिजनेस कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में कहते हैं एजेंडा, और लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं बिजनेस। बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड का मतलब मैटर टू बी डिस्कस्ड एट मीटिंग, ठीक है। मैटर तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्ट होना है मीटिंग पे, नोटिस में लिखा जाएगा कि सर इस मीटिंग में ये भी डिस्कस होगा, ये भी डिस्कस होगा, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर भी होंगे और उसके बाद एक दो चीजें और भी डिस्कस होंगे। उसमें नोटिस में लिखा जाएगा डायरेक्टर का इलेक्शन हो रहा है और साथ में दो चीजें बताई जाएंगी। पहला, नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, कि कौन कौन से डायरेक्टर है जो इस एजीएम पे रिटायर हो रहे हैं, उनका टेन्योर पूरा हो रहा है, और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड, और बताया जाएगा कि अगली टर्म के लिए कितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है। अच्छा नोट कीजिए, नेम ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर है और नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड है। नेम ऑफ डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड नहीं है। क्यों? नेम रिटायरिंग ऑडिटर क्या है? क्यों भला? अब भाई अभी अपॉइंट नहीं हुए, अभी कैसे पता चल सकता है किस किसने अपॉइंट होना है? तो इलेक्शन में पता चलेगा। तो मेंशन करेंगे नेम रिटायरिंग। अब रिटायरिंग डायरेक्टर का तो पता है ना कौन कौन रिटायर हो रहा है, वो तो एग्जिस्टिंग है, लेकिन टू बी अपॉइंटेड डायरेक्टर का भी पता नहीं, वो सिर्फ नंबर बताएंगे कि हम 30 डायरेक्टर्स नेक्स्ट टर्म के लिए अपॉइंट करने जा रहे हैं। अब मेंबर्स को इतला मिल गई क्या कि डायरेक्टर्स का इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें 30 डायरेक्टर्स हैं। अब कुछ मेंबर सोचेंगे कि हम भी डायरेक्टर बन जाते हैं। भाई कुछ मेंबर्स का दिल करेगा कि नहीं, वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं कि नहीं? क्या उन्हें पहले से कंपनी को इतला दे देनी चाहिए कि जब जनरल मीटिंग होगी तब बताना चाहिए कि हम भी डायरेक्टर बनने पहले से? तो जो भी मेंबर्स डायरेक्टर बनना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, वो अपनी इंटेंशन फाइल करेंगे, सेंड करेंगे कंपनी को। कब? 14 डेज बिफोर मीटिंग। मीटिंग से 14 डेज बिफोर जो कैंडिडेट डायरेक्टर बनना चाहते हैं वो अपनी इंटेंशन का, अपने इरादे का नोटिस भेजेंगे कंपनी को। अच्छा बताइए, जो डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं क्या वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं? क्या वो अपने आप को भी नॉमिनेट करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। दूसरी दफा, तीसरी दफा, जितनी दफा वो चाहे। ठीक। तो जो 21 दिन पहले नोटिस मिल गया सारे मेंबर्स को, जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है नेक्स्ट टर्म के लिए, इंक्लूडिंग रिटायरिंग डायरेक्टर, वो अपनी इंटेंशन सेंड कर देगा कंपनी को। कब भला? 14 डेज बिफोर मीटिंग। अब कंपनी ने क्या करना है? कंपनी के पास एप्लीकेशन आती गई, कंपनी उनकी लिस्ट बनाती गई। जब डेडलाइन पूरी हो गई
14 दिन पहले तक टाइम था, मीटिंग को 14 दिन रह गए, अब डेडलाइन टाइम पूरा हो गया, कंपनी कहेगी नहीं बस अब मजीद कोई अगर इंटेंशन है किसी के डायरेक्टर बनने की तो वो लेट हो गया, डेट गुजर गई, अब क्लोज कर दिया, जितनों की एप्लीकेशन आ गई उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, फिर वो लिस्ट बना के एग्जिस्टिंग मेंबर्स को भी सेंड की जाएगी जिन जिनको मीटिंग का नोटिस गया था। लेकिन पहले नोटिस गया था कि मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस होगा, कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं। अब जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब के नाम वो लिस्ट सेंड की जा रही है मेंबर्स को, और इसे अगर लिस्टेड कंपनी है तो इसे अखबार में भी उर्दू और इंग्लिश नेशन वाइड जो सर्कुलेशन हो, जो बड़ा अखबार हो, जैसे बड़े अखबार से क्या मुराद, नुहाए वक्त, जंग, डॉन वगैरह वगैरह, उर्दू और एक इंग्लिश अखबार में ये लिस्ट पब्लिश की जाएगी। आप मुझे बता सकते हैं कैंडिडेट्स की लिस्ट मेंबर्स को सेंड करने का मकसद क्या है? ताकि वो सोच ले हमने किसको वोट देना है, किसको वोट डिसाइड कर ले। जैसे हमने जब वोट देना होना पहले डिसाइड कर, हमें पहले से पता होता है, इलेक्शन वाले दिन नहीं पता चलता कि कौन, पहले से पता, हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि किसको वोट देना है। तो मेंबर इंटेंशन अपनी फाइल करते हैं 14 दिन पहले, इस इंटेंशन को अगर वो विड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं किसी भी वक्त, किसी भी वक्त। उम्मीदवार भी ऐसे होता है ना, किसी दूसरे के हक में दस्तबरदार हो जाते हैं, जो इलेक्शन वाले होते हैं, सियासतदान वगैरह। उसी तरह जो डायरेक्टर है, जो कैंडिडेट है, ये भी अपना जो नोटिस फाइल किया था इन्होंने इंटेंशन विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी वक्त, चाहे इलेक्शन से एक दिन पहले क्यों ना। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कंपनी बनाएगी, सारे मेंबर्स को सेंड करेगी एजीएम से 7 दिन पहले कम से कम, यानी मेंबर्स के पास कम से कम 7 दिन का टाइम होगा सोचने के लिए कि किसको वोट देना है। और इस नोटिस को पब्लिश भी किया जाएगा, अगर लिस्टेड कंपनी है तो। पब्लिश कहां किया जाएगा? एक उर्दू अखबार में, एक इंग्लिश में, दोनों में। एंड है, और नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ उर्दू में करवाया, इंग्लिश में नहीं करवाया, इंग्लिश में करवाया, उर्दू में नहीं, एक उर्दू एक इंग्लिश। यहां तक क्लियर हो गया? अब आ गया मीटिंग का दिन। अब क्या आ गया? मीटिंग का दिन। मीटिंग वाले दिन क्या होगा? अगर तो कैंडिडेट्स की तादाद है इक्वल और लेस देन नंबर फिक्स्ड, जैसे हमने कितने नंबर फिक्स किए थे? 30। अगर तो एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आए 30 या उससे कम, 29, 28, 25 वगैरह, तो सारे के सारे कैंडिडेट्स बिला मुकाबला मुंतखब, बिला मुकाबला अनअपोज्ड इलेक्टेड हो जाएंगे सारे। लेकिन उसमें शुरू में इलेक्शन की जरूरत नहीं है, जाहिर है सारे अनअपोज्ड। लेकिन अगर कैंडिडेट्स की तादाद जो नंबर फिक्स किया गया था उससे एक भी ज्यादा है, 30 करने 31 एप्लीकेशन आ गई, अब इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन हो, क्योंकि अब देखना है ना, तादाद ज्यादा आ गई, अब किसको निकालना है, ये इलेक्शन के जरिए से डिसाइड होगा। अब इलेक्शन का तरीकाकार सुनिए। इसमें इलेक्शन इस तरीके से नहीं होगा। एक तरीका इलेक्शन का यह भी हो सकता था कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं, जी सर कौन कौन मेंबर्स ऐसे हैं जो इसको डायरेक्टर बनाने के लिए वोट देते हैं, जो इसको डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। सारे अपना अपना हाथ उठाते, काउंट कर लेते, ज्यादा अगर वोट्स यस के होते तो इसको पॉइंट कर लेते, ज्यादा वोट्स नो के होते तो इनको आउट कर देते। फिर अगले डायरेक्टर की बारी आती, भाई कितने मेंबर्स हैं जो इनको डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, हाथ उठाइए। कितने हैं जो नहीं बताना चाहते, हाथ उठाइए। यस के वोट ज्यादा हैं तो डायरेक्टर पॉइंट हो गए, नो के वोट ज्यादा हैं तो इनको आउट कर दिया। एक तरीका 1 by 1 इस तरीके से सिलेक्शन का भी हो सकता था, लेकिन लॉ ने यह तरीका अडॉप्ट नहीं किया। यह है तरीका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने का। यह तरीका लॉ ने कहा जो डायरेक्टर्स का इलेक्शन होंगे ना, इनमें जो वोट्स होंगे उनका एक खास तरीकाकार होगा, खास तरीकाकार सुनेंगे। और यह तरीका ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 1 by 1 वाले तरीके से एक तो टाइम भी ज्यादा लगता, और दूसरा हो सकता है कि मिनिमम नंबर से कम या उससे ज्यादा डायरेक्टर पॉइंट हो सकते थे।
जो फिक्स किया है, जो फिक्स किया है तादाद डायरेक्टर पर हो सकता है उससे कम या उससे ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट हो जाते हैं। यहां पे अल्लाह ने क्या किया, उन्होंने कहा पोल कंडक्ट होगा, पोलिंग होगी। पोलिंग का मतलब समझ है ना, वो वोट दिए जाते हैं और डब्बे में वोट डाल और फिर बैलेट बॉक्स से बाद में गिने जाते हैं। लॉ में वोटिंग का एक तरीका होता है पोलिंग के जरिए, एक होता है शो ऑफ हैंड के जरिए से। ठीक है, शो ऑफ हैंड। पोलिंग का तरीका अगर मैं आपसे भाई कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि हर हफ्ते राइज में छुट्टी हो, कि हाथ उठाइए। और कितने स्टूडेंट हैं जो ये कहते हैं नहीं हफ्ता वर्किंग डे होना चाहिए। ये तरीका है शो ऑफ हैंड का। शो ऑफ शो ऑफ हैंड, ये तरीका है शो ऑफ हैंड। अच्छा, मीटिंग का चेयरमैन मैं हूं, फैसला मैंने सुना और मेजोरिटी ऑफ वोट्स की बेस में ये फैसला किया जाता है कि सैटरडे वर्किंग डे होगा। हाँ, अब देखा, अब ये धांधली हो गई ना, अब कोर्ट में जा सकते हैं आप, यानी प्रिंसिपल साहब के पास जा सकते हैं कि नहीं। लेकिन इस तरह भी हो सकता है, बताने का मकसद इस तरह भी हो सकता है। अब ये है तरीका शो ऑफ हैंड। एक दूसरा तरीका भी है, भाईजान जो जिन्होंने नाम में वोट दिया इनको अब खतरा है, उन्होंने कहा सर मैंने अगर नाम में वोट दिया मेरे हाथ काट देंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करने के लिए बाज़ औक़ात कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव नेचर के होते हैं कि पर्ची दे दी जाए और एक बैलेट बॉक्स बना दिया जाए, आप लोग अपना उधर यस नो या जो भी तरीकाकार लिखा हो कि किसको वोट देना चाहते हैं, आप उस पर टिक करें और पर्ची को बंद करके बैलेट बॉक्स में डाल दें। उसके बाद जब वोटिंग का टाइम खत्म हो जाए, चेयरमैन या कोई एक और बंदा साथ मिले, वोट काउंट करे और बता दे कि इतने यस के वोट है, इतने नो के वोट है। ये पोलिंग का तरीकाकार है। इसके 2-3 फायदे हैं। एक जो बड़ा फायदा ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर हो जाती है। ठीक है, पोलिंग और शो ऑफ हैंड। डायरेक्टर्स का जो इलेक्शन होगा ये किस तरीके से होगा, पोलिंग के जरिए से या शो ऑफ हैंड के जरिए? पोलिंग के जरिए। पोलिंग के जरिए से होगा इलेक्शन। इसमें हर एक के वोट कितने होंगे ये जरा गौर से सुनिए, ये अहम चीज है। वोट कैसे काउंट किए जाएंगे? नॉर्मल तरीका क्या वोट काउंट करने का? वन शेयर वन वोट। और अगर एक से ज्यादा क्लासेस ऑफ शेयर्स हैं तो हो सकता है क्लास ए के वोट्स हो एक शेयर का एक वोट, क्लास बी के वोट्स हो एक शेयर 2 वोट। इस तरह भी वोटिंग पावर हो सकती है। ठीक है, ये नॉर्मल तरीका है। लेकिन डायरेक्टर्स के इलेक्शन में ये तरीका नहीं चलेगा। डायरेक्टर के इलेक्शन में क्या तरीका? सिंपल, जिस मेंबर के जितने शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो जितने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं। जैसे इन भाई के पास हैं 1000, हमने डायरेक्टर्स कितने अपॉइंट करने हैं? 30। एप्लीकेशन आई 40 की, इनके पास कितने वोट्स होंगे? वोट्स कह रहा हूं, शेयर नहीं कह रहा। शेयर कितने थे? 1000। वोट्स कितने होंगे? 1000, यानी नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड, जो कितने हैं? 30 के 40? 30। तो इनके पास कितने वोट्स हो गए? 30,000। शेयर्स कितने हैं? 1000। वोट्स कितने हैं? इसका मतलब शेयर्स में और वोट्स में फर्क है। केस स्टडी में क्वेश्चन पढ़ते हुए ध्यान रखिएगा, शेयर्स में और वोट्स में फर्क है। 30,000। अब इन भाईजान की मर्जी है, ये चाहे तो 30,000 के 30 सारे के सारे वोट्स एक ही कैंडिडेट को दे दें, चाहे अपनी मर्जी से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। किसी को 10,000 दे दिए, किसी को 5,000, किसी को 7,000, किसी को कुछ भी नहीं दिया वोट, किसी को 500 दिए, किसी को 232 दे दिए। इनकी मर्जी है, जिस तरीके से एलोकेशन करना चाहे कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर, 5वां मेंबर, 6वां मेंबर, सारे अपने अपने वोट कास्ट कर देंगे। चलिए, उसके बाद क्या देखा जाएगा? किसके वोट सबसे ज्यादा हैं। जिसके वोट सबसे ज्यादा हैं पहले नंबर पे वो भी इलेक्टेड, दूसरे नंबर वाला भी इलेक्टेड, तीसरे नंबर वाला भी इलेक्टेड, चौथे वाला, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, टॉप 30 कैंडिडेट इलेक्टेड और 30 से नीचे वाले फारग। इलेक्शन हो ये इलेक्टेड हो गए। अच्छा, यहां पे ये कह रहा है कंडक्ट किया जाएगा पोल के जरिए से,
हर मेंबर के वोट कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर जितने उनके पास है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड। मेंबर चाहे तो सारे वोट एक को दे दे, चाहे डिफरेंट कैंडिडेट्स को अपनी मर्जी से जिस मर्जी प्रोपोर्शन में दे दे, और जिसके हाईएस्ट वोट्स होंगे वो इलेक्टेड हो जाएगा। यहां पे एक चीज सुनिए, मुझे बात याद है, हमारी फर्म थी जब फाइनल के पेपर दे रहे थे हम, तो उस वक्त में ऑन एवरेज हर अटेम्प्ट में 150 के करीब स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते थे सीए का पेपर, फाइनल का जो रिजल्ट आता था। एक अटेम्प्ट हुई उसमें 300 के करीब स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद दोबारा 150 पे एवरेज आ गई। पता नहीं पेपर आसान हो गया, अल्लाह जाने क्या। हमारी फर्म में हर चार्टर्ड अकाउंटेंट की इज्जत होती थी, सुबह उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो 300 वाली लॉट में पास हुए थे। उन्हें कहते यार तुम तो उस टाइम में पास हुए जिसमें आईकैप ने हर एक को पास कर दिया था। मुझे ये बताइए, अगर 30 टॉप के डायरेक्टर्स हाईएस्ट पॉइंट कर लिए, इसके बाद जो पहले नंबर वाला डायरेक्टर है वो 30वें नंबर वाले की इस तरह इंसल्ट कर सकता है, बेइज्जती कर सकता है? ओए भाई तुम तो 30वें नंबर वाले डायरेक्टर हो, मैं पहले नंबर वाला डायरेक्टर हूं, कर सकता है? लॉ कहते हैं नहीं, एक दफा जब अपॉइंट हो गए तो पहले नंबर वाला डायरेक्टर और 30वें नंबर वाला इनके पावर, इनकी ड्यूटी, इनके राइट्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज सेम है, किसी लिहाज से कोई फर्क नहीं है। पहले नंबर वाले में और तीसरे नंबर और बाकी डायरेक्टर्स में भी सारे डायरेक्टर्स इक्वल हैं, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, जो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स आखिरी डायरेक्टर ने हासिल किए, आखिरी डायरेक्टर ने जितने वोट हासिल किए, यानी मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स टू गेट इलेक्टेड एज डायरेक्टर, इस तादाद को नोट कर लें। ये बाद में मैं यूज करूंगा किसी और जगह पे, ठीक है? यानी डायरेक्टर बनने के लिए मिनिमम कितने वोट्स हासिल किए गए, ये नंबर नोट कर लीजिएगा, ये किसी और जगह यूज होगा। फिलहाल कंसेप्ट क्या सिखा रहा हूं कि जितने भी डायरेक्टर इलेक्ट हुए, एक दफा अगर इलेक्ट हो गए तो वो इक्वल इन पावर। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, चाहे वो 150 वाली लाट में पास हुआ, चाहे 300 वाली में पास हुआ, उसी तरह डायरेक्टर है, चाहे वो पहले नंबर पे हुआ हो, चाहे 30वें नंबर में। इसके बाद कंपनी ने कंसेंट फाइल करनी है डायरेक्टर। जब याद रखें, क्या किसी की मर्जी के बगैर उसे डायरेक्टर बनाया जा सकता है? बनाया जाना चाहिए? नहीं। सिंपल लॉजिकल बात। हर डायरेक्टर जब अपनी इंटेंशन भेजता है ना कंपनी को, तो रजिस्ट्रार ने वो इंटेंशन अपने पास रख ली होती है। जब उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो रजिस्ट्रार को इतला देते हैं, सर पुराने वाले डायरेक्टर खत्म, नए वाले डायरेक्टर्स ये हैं, और हर डायरेक्टर की जो उसकी कंसेंट है, रजामंदी है डायरेक्टर बनने के लिए, वो भी रजिस्ट्रार को जमा करवा दी जाती है, ताकि रजिस्ट्रार को पता चल जाए कि हर डायरेक्टर बनने के लिए रजामंद था, उसे जबरदस्ती डायरेक्टर नहीं बनाया गया। और ये कंसेंट कब जमा करवानी है? विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी एजीएम के 15 दिन के अंदर, जिस एजीएम में अपॉइंटमेंट हुई। क्लियर हो गया प्रोसीजर? यहां पे प्रोसीजर खत्म। तो बताइए, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए प्रोसीजर क्या है? स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स करने हैं। किसने? एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ने। कब करने हैं? मीटिंग से 35 दिन पहले, 35 डेज बिफोर मीटिंग। इसके बाद क्या करना है? नोटिस भेजना है मेंबर्स को। कितने दिन पहले? मीटिंग से 21 दिन पहले। ठीक है? इस नोटिस में क्या चीजें बताई जाएंगी? नेम ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, सॉरी नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड। फिर इसके बाद क्या होगा? मेंबर्स अपनी इंटेंशन फाइल करेंगे, जो जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं। ये इंटेंशन कंपनी के पास कब पहुंचनी चाहिए? 14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग, जिसमें इलेक्शन होना है। फिर कंपनी इनकी लिस्ट बनाएगी और सारे मेंबर्स को दोबारा सेंड करेगी, अखबार में भी इश्तहार देगी। कब? 7 डेज बिफोर मीटिंग वाले दिन क्या होगा? अगर तो कैंडिडेट्स इक्वल आर लेस देन डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड है, सारे के सारे डायरेक्टर अपॉइंट। इनको क्या कहते हैं? अनअपोज्ड, यानी बिला मुकाबला इंतहा। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हैं डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड से, फिर होगा इलेक्शन। इलेक्शन में वोट्स की तादाद कैसे डिसाइड होगी?
नंबर ऑफ वोट्स मल्टीप्लाई डायरेक्टर। हर कैंडिडेट, हर मेंबर चाहे तो जिस मर्जी कैंडिडेट को जिस मर्जी रेशो में वोट्स दे सकता है। जब सारे वोट्स कास्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद जिसके हाईएस्ट वोट होंगे वो इलेक्टेड, जब तक के तादाद पूरी ना हो जाए। और जो भी डायरेक्टर्स इलेक्ट हुए हैं विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रार को इतला भिजवानी है कंपनी ने। यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं जी? नहीं, टाई नहीं आ सकता, टाई नहीं आ सकता। टाई आएगा तो दोनों को कर देंगे। लॉ इसके बारे में साइलेंट है। आगे चलते हैं। इनवैलिड इलेक्शन। इनवैलिड इलेक्शन क्या? ऐसा इलेक्शन जिसमें धांधली हो। क्या इलेक्शन में धांधली हो सकती है? बिल्कुल इलेक्शन में धांधली हो सकती है। तो अगर किसी इलेक्शन में धांधली हुई, फर्ज कीजिए, वो किसी भी तरह की धांधली हो सकती है, लॉ उसका इरेगुलरिटी एग्जांपल नहीं देता। फॉर एग्जांपल हो सकता है मैं एक मेंबर था और मुझे नोटिस ही नहीं भेजा मीटिंग का, मुझे पता ही नहीं चला, हालांकि मैंने अपने 2-3 बंदों से कहा हुआ था कि आपको वोट दूंगा, और मेरे पास इतने वोट्स थे कि वो डायरेक्टर बन सकते थे। मुझे नोटिस ही नहीं आया और मेरी पसंद के लोग डायरेक्टर नहीं बन सके। या मैं भी नोटिस आया, मैं मीटिंग में पहुंचा, मुझे वोट कास्ट नहीं करने दिया गया, या मुझे वोट कास्ट करने दिया गया, मेरे वोट को गिना ही नहीं गया, उसे वैसे ही कैंसिल कर दिया गया। या मेरे वोट को गिना गया और किसी ऐसे बंदे के वोट को भी गिना गया जिसके वोट को गिनना ही नहीं था। वो पिछले दिनों हुआ था ना कोई असेंबली में, वो कहते थे कि इजलास में कोई रेजोल्यूशन पास होनी थी, तो वो जो कि मेंबर ही नहीं थे उनके वोट्स को भी काउंट कर लिया गया। ये इशू आया था पिछले दिन, आपने शायद टीवी वगैरह में देखा हो। हाँ, एडवाइस जो भी थे। तो अगर इस तरह की रेगुलेशन, कोई भी इरेगुलरिटी होती है मीटिंग में, धांधली होती है, तो क्या करना चाहिए? क्या रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर धरना देना चाहिए? नहीं। फिर क्या करना है? लॉ कहता है नहीं नहीं, आपने काम क्या करना है ये सुनिए। मेंबर्स जिनके पास कितनी पावर है, आर मोर वोटिंग पावर, 10% आर मोर शेयर नहीं कहा, वोटिंग पावर। इसका मतलब है दोनों में फर्क है। शेयर, क्योंकि शेयर और वोटिंग पावर एक बराबर होते हैं ना, तो इसका मतलब है एक शेयर एक वोट। लेकिन हमें पता है सम टाइम डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं वोटिंग राइट्स। तो यहां पे टर्म क्या यूज हुई? आपने भी वोटिंग राइट्स की टर्म यूज करनी है। जिनके पास 10% या मोर वोटिंग राइट्स होंगे, ये लोग किसके पास जाएंगे? कोर्ट के पास। कितने अरसे के बाद? विद इन 30 डेज। और कोर्ट में जाके प्रूव करेंगे कि इरेगुलरिटी हुई है। अगर प्रूव हो जाता है तो कोर्ट कहेगा ये इलेक्शन नल एंड वाइड, दोबारा इलेक्शन करवाए जाए। क्लियर हुई? फिर से सुनिए, बल्कि नोट कीजिए। पहले इलेक्शन हुए थे जनरल मीटिंग में, उस जनरल मीटिंग में सिर्फ इलेक्शन नहीं हुए होंगे, कुछ और भी मामला डिसाइड हुए होंगे। यहां पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ उस इलेक्शन को नल एंड वाइड करने की, पूरी की पूरी मीटिंग को नल एंड वाइड करने की बात नहीं कर रहे। पहली चीज तो इसे में रखें, पूरी की पूरी मीटिंग को भी नल एंड वाइड करार दिलवाया जा सकता है, लेकिन वो हम मीटिंग वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ये टॉपिक कौन सा है? मैनेजमेंट वाला, डायरेक्टर्स वाला। तो इसमें सिर्फ डायरेक्टर्स का इलेक्शन को इनवैलिड करार दिलवाया जा रहा है। अच्छा, दूसरा, अगर इसमें कोई इरेगुलरिटी हुई है, बाकी जेन्युइन है, हुई है, लेकिन सिर्फ 7% मेंबर एग्री हुए कोर्ट में जाने के लिए, बाकी कोई एग्री नहीं हुआ, 7% वोटिंग पावर वाले, क्या कोर्ट इनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा? नहीं, चाहे एक्चुअली इरेगुलरिटी क्यों ना हुई हो। नहीं कहेगा, कोर्ट कहेगा अगर इरेगुलरिटी हुई है ना, तो फिर आपके पास कम से कम 10% लोग तो होने चाहिए ना। ठीक है, अगर इरेगुलरिटी हुई भी है लेकिन आप 10% वोटिंग पावर नहीं है आपकी, आप याद रखें कोर्ट में जाके अपील फाइल नहीं कर सकते। 10% वोटिंग पावर होना लाजमी है। और फिर यह भी नहीं कि आपके पास 10% वोटिंग पावर है, आप कोर्ट में गए तो कोर्ट ने फौरन ऑर्डर इशू कर दिया इलेक्शन नल एंड वाइड, आपको प्रूव भी करना पड़ेगा। और अब यह भी नहीं कि 2 साल बाद आपको याद आ जाए वो इलेक्शन में तो मसले मसाइल हुए थे, इरेगुलरिटी हुई थी। इलेक्शन होने के 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है।
अच्छा 30 दिन के अंदर अंदर अगर गए और कोर्ट ने इलेक्शन इनवैलिड करार दे दिया, बताइए दोबारा इलेक्शन होंगे कि नहीं? वो क्या अगले साल होंगे एजीएम में कि वो ईजीएम में होंगे? तो इसका मतलब डायरेक्टर्स के इलेक्शन एनुअल जनरल मीटिंग में भी हो सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। दोनों में फर्क पता है ना? एनुअल जनरल मीटिंग तो साल बाद होती है, साल में एक दफा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो साल के दौरान में भी हो सकती है, ठीक है? यानी जब कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस अराइज हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाई जा सकती है। इनवैलिड इलेक्शन क्लियर? यह है फ्रेश इलेक्शन। आपने शायद टर्म सुनी होगी एक, मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन में धांधली होना साबित हो जाए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और है। मिड टर्म इलेक्शन ये सिचुएशन डिफरेंट है। इनवैलिड इलेक्शन क्या है? इलेक्शन हुए थे, सही नहीं हुए थे, उनमें धांधली हुई थी। फ्रेश इलेक्शन क्या है? ओरिजिनल इलेक्शन ठीक हुए थे, लेकिन बाद में कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हुई कि दोबारा इलेक्शन करवाने की जरूरत है। यह कहलाता है फ्रेश इलेक्शन। दोनों में फर्क समझ? अब देखिए फ्रेश इलेक्शन की जरूरत कब पड़ती है। अब मुझे यह बताइए, छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर एक कंपनी के 2 मेंबर है और 2 ही डायरेक्टर्स, अब एक बंदा जो उस कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है, उसके पास कितने परसेंट शेयर्स होंगे? 2 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, कितने परसेंट शेयर्स होंगे कि कंफर्म है वो डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा? 50%। 50% शेयर होंगे या उससे ज्यादा? अगर 50% शेयर हो जाते हैं तो क्या 100% कंफर्म है कि वो डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा? बिल्कुल। उसको और कोई बंदा भी वोट ना दे तो उसके अपने वोट इतने हैं कि वो डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी कंपनी के 5 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो फिर एक डायरेक्टर बनने के लिए कितने शेयर्स होंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि बंदा डायरेक्टर बन सकता है? 100 डिवाइडेड बाय 5, 20। इसका मतलब यह हुआ कि अगर उसके पास 20% शेयर्स हुए और कोई भी मेंबर उसे वोट ना दे, उसके अपने वोट ही इतने काफी है कि वो डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। इक्वेशन समझ आ रही है? अगर किसी कंपनी के 20 डायरेक्टर अपॉइंट होने हैं तो कितने परसेंट? क्योंकि 5, अगर और कोई भी बंदा उसको वोट ना दे तो उसके अपने काफी हैं उसको डायरेक्टर बनाने के लिए। यह है रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग। अब रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग का मतलब क्या है? कितने शेयर्स होने चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए कम से कम, ठीक है? यानी उतने शेयर अगर आपके पास होंगे तो आप कंफर्म है डायरेक्टर बन जाएंगे। इसको कहते हैं रेक्विजिट शेयर होल्डिंग या रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग। लॉ ने इसकी परसेंटेज नहीं बताई, कितने परसेंट शेयर जरूरी हैं डायरेक्टर बनने के लिए। क्यों नहीं बताई भला? क्योंकि ये डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट परसेंटेज होगी। जिसके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ज्यादा अपॉइंट होने हैं उसके लिए परसेंटेज कम होगी, जिसके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम अपॉइंट होने हैं ज्यादा होगी। इसलिए लॉ ने परसेंटेज। अब प्रोविजन सुनिए उसकी। वो कहता है अगर किसी शेयर होल्डर के पास साल के किसी भी हिस्से में रेक्विजिट यानी रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग आ गई, मतलब इतने शेयर्स आ गए जो डायरेक्टर बनने के लिए काफी हैं, तो उस बंदे का हक है अगर वो कहे मुझे डायरेक्टर बनाओ तो उसको डायरेक्टर बनाओ। उसको डायरेक्टर, चाहे अभी जो डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं उनका टेन्योर अभी पूरा ना भी हुआ हो, उसको डायरेक्टर। इसको कहते हैं फ्रेश इलेक्शन या मिड टर्म इलेक्शन। फिर सुने, वो कहता है अगर कोई मेंबर है उसके पास रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग आ गई, रेक्विजिट शेयर होल्डिंग आ गई जितनी चाहिए थी। फर्स्ट कीजिए 20 डायरेक्टर थे तो 5% आ गए, 40 डायरेक्टर थे 2.5% आ गए। वो अगर कंपनी को कहे, अप्लाई करे कि इलेक्शन दोबारा करवाओ, मैं भी इस अब की बार लड़ूंगा इलेक्शन, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 30 दिन के, उसकी एप्लीकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी प्रोसीड करे, यानी फ्रेश इलेक्शन के लिए स्टेप्स ले।
अच्छा इसमें नोट कीजिए, लॉ जब वर्ड कहता है ना प्रोसीड करे, इसका मतलब है कि हिलजुल शुरू कर दे। इसका यह मतलब नहीं है कि 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए, 30 दिन के अंदर प्रोसीड करे, इलेक्शन करवाए नहीं कहा हुआ, ये ज़हन में रखिएगा। और अच्छा अब सुनिए जरा, अगर परवीन यहीं तक होती ना, हम एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, फर्ज कीजिए 20 है, एक दूसरा डायरेक्टर है उसके पास 5% शेयर आ गए, अब वो कहता है मुझे डायरेक्टर बनाओ। हमने कहा यार वो गलत बंदा है, हम जो पॉलिसी मेकिंग बना रहे हैं उनमें आके हमें डिस्टर्ब करेगा। हमें ये तो मंजूर है कि हम में से 2-3 डायरेक्टरशिप छोड़ दें, लेकिन ये मंजूर नहीं है कि वो गलत बंदा डायरेक्टर बने। तो हम एग्जिस्टिंग डायरेक्टर एक चालाकी खेल सकते हैं। गैस कर सकते हैं क्या? हम कहेंगे ठीक है एप्लीकेशन है 30 दिन के अंदर लाने का, इलेक्शन का तो करवाते हैं ना इलेक्शन, लेकिन अब की बार हम कहेंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी प्रपोज्ड हैं 15। अब उसके पास 5% शेयर थे, 20 डायरेक्टर के हिसाब से वो कंफर्म था डायरेक्टर बनेगा, हमने 15 कर दिया। अब कितने डायरेक्टर बने, कितने चाहिए, कितने 7.5, कितने बनते हैं 15 का 90, 6.67% चाहिए। अब इसका मतलब है उसके नंबर ऑफ शेयर इनसफिशिएंट हो गए। हमने आपस में तय कर लिया बाकी मेंबर ने, यार तुम इतने वोट मुझे देना, इतने वोट मुझे देना, ताकि हम सबके वोट जो है उससे ऊपर रहें। बताइए अब इसको रूल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसको रोकने के लिए लॉ ने एक मजीद प्रोविजन ऐड की, क्या कि जब आपके पास एप्लीकेशन आ जाए और आप नए इलेक्शन करवाने के लिए जाएं, नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट बी रिड्यूस्ड। अब जो डायरेक्टर आपने फ्रेश इलेक्शन में प्रपोज अपॉइंट कराने हैं वो रिड्यूस, क्योंकि रिड्यूस किएंगे तो करेंगे, इसका मतलब है आपने उसको रूल आउट कर दिया। तो ये प्रोविजन समझ आ गए? अच्छा, और इस मीटिंग को कंडक्ट करवाने के लिए फ्रेश इलेक्शन के लिए लिस्टेड कंपनीज के लिए कमीशन ने अलग रूल दिए हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमने सिर्फ यह पढ़ना है कि लिस्टेड कंपनी इस वाली मीटिंग को कंडक्ट करवाने के लिए प्रोसीजर वो फॉलो करेगी जो कमीशन ने बताया। हम सिर्फ रेफर करेंगे, वो प्रोसीजर बताएंगे नहीं। क्यों? हमारे सिलेबस में नहीं। भाई क्लियर हो गया दोनों में? अच्छा मुझे बताएं, इनवैलिड इलेक्शन में और फ्रेश इलेक्शन में फर्क समझ आ गया? कोर्ट में अगर एक बंदे के पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग आ गई तो उसने कितने दिन के अंदर अंदर कोर्ट के पास जाना है? जाना ही नहीं है, वो तो इनवैलिड वाले में। इधर तो कोर्ट है, इधर तो अप्लाई कंपनी को करना है। ऐसे ना किया करें, पक्के रहा करें, लॉ में कंसर्ट मिलते जुलते हैं। अच्छा चलिए, ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब पास पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्यों ना प्रैक्टिस करें? अभी बहुत टाइम है मेरे भाई, 7 मिनट अब इधर ला। अब जानबूझ के क्वेश्चन पूछेंगे ताकि हाँ। अच्छा चले वन बाय वन, वो पहले भाई का क्वेश्चन जी। जो गलत डायरेक्टर, हाँ जी, वो अपने शेयर बढ़ा ले, बाद इलेक्शन के बाद में शेयर बढ़ा लो, बाद में क्या मेरे तो शेयर ज्यादा है तो मेरे मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ कोर्ट में और फिर वो अपना शेयर बढ़ा के, क्योंकि मैंने नहीं, मुझे समझ नहीं आई। इस केस में जिसके पास 5% शेयर्स थे वो डायरेक्टर बन गया, 5% शेयर थे, इलेक्शन हुआ, वो डायरेक्टर बन गया। कोई दूसरा बंदा था, ये तो गेम चलती रहेगी। फिर कोई दूसरा था, उसने 4 से 7 कर लिया, तो वो कहेगा, फिर कहेगा भाई मुझे भी डायरेक्टर बनाओ, तो किया जाएगा। फिर नहीं, उसका कोई रोल नहीं, उसका राइट है। लेकिन इसकी रोक टोक के ऊपर लॉ ने कुछ चीजें रखी हुई हैं। अब वो यहाँ पे लिखी नहीं हुई। पहले हुआ ये करता था कि भाई अगर आप इस तरह करके लड़ झगड़ के डायरेक्टर बने हैं ना, तो फिर आपने अपने मेंबर, आपने शेयर नहीं भेजने, आपने जल्दी शेयर नहीं भेजने। ये ना डायरेक्टर बने और फिर कहे मैं तो मजाक कर रहा था सिर्फ, मैं अगले दिन अपने शेयर भेज रहा हूँ, बस अगले दिन शेयर भेज दे। फिर जिसको शेयर चले जाए वो कहे नहीं नहीं मैं अब डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, वो कहता ये नहीं होगा। इस पर रोक टोक होती थी। लॉ ने यानी कि अपने लूप होल्स कवर करने के लिए, याद रखें, कंडीशंस ऐड की होती हैं, लेकिन मैं आपको नहीं पढ़ाता वो। क्यों?
हमारे सिलेबस में नहीं होंगे, हमारे सिलेबस में नहीं होंगे जी। अगर पहले 20 डायरेक्टर चाहिए थे, 20 डायरेक्टर हैं, तो फिर नया डायरेक्टर को पॉइंट करने की जरूरत क्यों आई? जरा थोड़ा प्रैक्टिकली होकर सोचें। अगर 20 के 20 डायरेक्टर हैं, उनको चाहिए था अपने शेयर संभाल के रखते, ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि एक बाहर के बंदे के पास उतने शेयर्स आ गए? इसका मतलब है एग्जिस्टिंग डायरेक्टर में से किसी ना किसी ने अपने कुछ शेयर्स बेचे हैं जो उस आउटसाइडर ने हासिल किए हैं, तभी तो वो इस काबिल हुआ कि उसके पास रिक्वायर्ड परसेंटेज जो थी रिक्विजिट वो ज्यादा हो गई। तो अब अगर उसके पास परसेंटेज ज्यादा हो गई तो फिर उसका ये राइट है कि जिस डायरेक्टर ने उसको बेचे हैं अब उसको रूल आउट करवा के खुद आ जाए। तो इसके लिए इलेक्शन है। जिस वक्त लिस्ट ऑफ मेंबर्स दी जाती है उसमें डेफिनेटली उसमें सिर्फ नाम नहीं होता, उसमें आगे दूसरे पर्टिकुलर्स भी होते हैं। जैसे वो सियासतदान होते हैं, जब वो नॉमिनेट होते हैं वो सिर्फ अपना नाम नहीं होता, वो अपना पूरा मंशूर भी बताते हैं, वो अपना नाम पता जो भी डिटेल जरूरी होती है वो हाँ जी बिल्कुल सारी होगी, लेकिन वो हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है। वो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस की तरफ चला जाएगा। तो बताया था ना, एक होता है लॉ, एक होता है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, डिटेल प्रोसीजर, वो उस तरफ चला जाएगा। हमने सिर्फ लॉ पढ़ना है, लीगल प्रोविजंस। और भी क्वेश्चन? दोबारा इलेक्शन हो गई तो इसके लिए भी यही प्रोसीजर होगा? यस यस, वरना अगर फर्क होता तो यहाँ पे ईजीएम ना होता। और की क्वेश्चन? वोट ऑफ एवरी मेंबर को देखिए डिवाइड तो हमने किया ही नहीं है ना, डिवाइड कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ है। और हमने कैसे वोट कैलकुलेट किए हैं? जितने शेयर्स हैं उनको नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, नंबर ऑफ शेयर 1 है, डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं 20, तो उसके वोट कितने होंगे? 20। ठीक है जी। भाई वो फॉर्म किस तरह का होगा इसको छोड़े, वो हो सकता है कि वो कंप्यूटर पे सारे डायरेक्टर की लिस्ट आ जाए, हर एक के आगे डब्बा बना हो और उसमें लिखना हो कि जी इसको मैं 6 वोट देता हूं, इसको 4 देता हूं, इसको 10 देता हूं। यहां हो सकता है फॉर्म में भी इसी तरह हो, वो फिर अगेन वही प्रोसीजर वाली बात है। और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई आप कामयाब हो गए। जी जी एक मिनट, क्वेश्चन जरा सुनने दीजिए भाई, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा भाई। अब मैं ऐसे अभी जैसे अब छुट्टी नहीं हुई, अभी जरा बैठ जाए, जब तक उनका क्वेश्चन पूरा नहीं होगा छुट्टी नहीं होगी। नहीं, अगर कोई बंदा डायरेक्टर्स का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके लिए लाजमी नहीं है वो कंपनी के लिए काम कर रहा हो या कंपनी के साथ किसी तरीके से कनेक्टेड हो, नहीं। उसके लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है, वो जो हमने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पढ़ा था ना, और डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, वो पूरा कर रहा हो, बाकी कंपनी के साथ किसी भी तरीके से अटैच होना लाजमी नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए। हाँ, जब डायरेक्टर बन जाएगा फिर जाहिर अटैच हो जाएगा, फिर सारे मामला उससे संभाल लें। चलिए अच्छा, अब आपके लिए होम असाइनमेंट। अच्छा, बुक की अनाउंसमेंट हो गई ना, मैसेज आ गया होगा आपको कि बुक अवेल। अब आइंदा आपको ये नोट्स इस तरह नहीं मिला करेंगे, ठीक है? आइंदा आपने बुक से ही सारी नोट, और अभी भी जितने चैप्टर आपको नोट्स फॉर्म में मिले ना, पहली फुर्सत में आपने उसके ऊपर जो भी नोटिंग किया वो बुक पे कन्वर्ट कर ले, क्योंकि ये नोट्स होते हैं गुम हो जाया करते हैं। अगर आप इसको ऐसे कहेंगे कि नहीं ये 2 चैप्टर इसी तरह रखेंगे, बाकी के जो आगे से पढ़, नहीं, इन चैप्टर्स की नोटिंग भी आपने ट्रांसफर करनी है बुक के ऊपर, और फिर उस बुक को संभाल के रखना है। ऐसे चंद एक स्टूडेंट होते हैं 2-4 जो आखिरी महीने में बड़े परेशान होते हैं, उनसे पूछे क्या हुआ? सर वो जिस किताब पे तैयारी की थी उसकी किताब गुम हो गई है। ठीक है, तो इस तरह नहीं आपने करना। आपने नोट किया मैं भी किताब ला सकता हूं, लेकिन मैं नहीं ला, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेता। 1-2 दफा मेरे साथ ऐसे हुआ, किताब गुम हो गई, मेरी पूरे सेशन की नोटिंग की हुई थी, मतलब जो आप जो क्वेश्चन पूछते हैं या जो बाज़ ऐसा भी होता है कि जी कोई चीज चेंज करनी हो तो नोट कर, वो गुम हो गई। उसके बाद मैंने फैसला किया नहीं, एक चैप्टर लाया करूंगा, ताकि अगर गुम हो तो एक ही हो। अब जब कंप्लीट हो जाए चैप्टर तो मेरे पास फाइल है, मैं उस फाइल में जाके लगा देता उसको। लेकिन आपने बुक फॉर्म में लेके चलना है, आप इतनी मैनेजमेंट नहीं कर सकते। आपने बुक फॉर्म में सारी नोटिंग करनी है और फिर बुक को संभाल के रखना। क्लियर होगी ये बात? क्योंकि वरना आखिरी महीने में बड़ी परेशानी होगी आपको। अच्छा, आपकी होम असाइनमेंट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव
4 इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के एंड पे कुछ क्वेश्चंस हैं और केस स्टडीज भी हैं। आपने ये पढ़ के आनी है, अगर आपको आती है, समझ आ गई तो टिक लगाना है, नहीं समझ आई तो क्रॉस लगाना है। ये मैं टिक और क्रॉस आपसे चेक करने हैं, या डीए से कहूंगा वो चेक करेगा आप। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।